नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप समस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आप लोगों का जो क्लास पिछले दिनों से लगातार चलता आ रहा है, उसमें अब हिंदी में जो आपका गदखंड है उसमें अब एक चैप्टर बचा है, जो कि शिक्षा और संस्कृति है और महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तो महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ कुछ बातें आप लोग जानते होंगे, कुछ कुछ बातें हम बता देंगे। फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए प्यारे साथियों, आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप लोगों का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें शिक्षा और संस्कृति जो है कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जन्म तो आप लोगों को सभी को मालूम है कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक, उनका जो मृत्यु हो गया था, कब हुआ था? 30 जून था क्या? 30 जनवरी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जो है उनकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली में। और मृत्यु हुई नहीं थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक, और वो हत्या करने वाला कौन था? तो नाथूराम गोडसे था, जो कि उनको गोली मार करके क्या कर दिया? हत्या कर दिया। ठीक, इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं। और उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और उनके माताजी का नाम था क्या? माताजी का नाम था पुतलीबाई। ये बात भी आप लोग जानते हैं। उनके पत्नी का नाम था कस्तूरबा। ठीक, जिसको हम अभी कस्तूरबा गांधी के नाम से जानते हैं। और इनकी जो शादी जो हो गई थी बहुत ही बचपना में हो गई थी इनकी शादी, जिसे हम बाल विवाह कहते थे। इनकी शादी बाल विवाह हो गई है। ठीक, और ये जो है पढ़ने के लिए लंदन गए। किसकी पढ़ाई? तो वकील की पढ़ाई करने के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए जो है ये लंदन गए। और लंदन में जो है इन्होंने अपनी पढ़ाई की। तो इनके बारे में डिटेल में बताएंगे, तो थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो फ्रेश लिखा हुआ है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि पूरे क्लास में जो है यहीं से क्वेश्चन उठा है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए भाई लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है महात्मा गांधी के बारे में। लिखा है महात्मा गांधी के बारे में कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में पोरबंदर जगह है, वहां पे जो है इनका जन्म हुआ था। बड़े रईस, बड़े बड़े अमीर घर के ये थे। थोड़ी बैकग्राउंड साउंड आ रही होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि काम चल रहा है बगल में, बगल के घरों में। तो उनको तो हम रोक नहीं सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक, मत थोड़ा ही आ रहा होगा। तो 1869 में इनका जन्म हो गया था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो पोरबंदर में और आसपास में हुई। उसके आसपास पोरबंदर इनका इलाका था, जो गांव था। ठीक, उस गांव का आसपास में हुई। जैसे हमारी शिक्षा जो है, हमारे गांव में हम 8 तक पढ़े, हम अपने गांव में, और अपने गांव से दूर जा करके हम 9th और 10th किए। ठीक, और फिर अपने गांव से लगभग 10 किलोमीटर आगे जा करके हमने इंटर किया। और अभी ग्रेजुएशन गांव से लगभग 100 किलोमीटर आगे आकर के कर रहे हैं। तो हमारा भी शिक्षा क्या है कि हम गांव में बस कम ही शिक्षा कर पाते हैं, बहुत कम ही कर पाते हैं। 8 तक अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं गांव में, फिर गांव से बाहर जाते हैं उससे बेहतर शिक्षा लेने के लिए, फिर पूरे इलाके से बाहर जाते हैं उससे बेहतर शिक्षा लेने के लिए। यही हुआ था इनके पास। ये गांव में पढ़े, कुछ क्लास ये गांव की और कुछ क्लास जो है इन्होंने गांव के आसपास की है, दूसरे गांव में। ठीक, वहां इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त कर ली। तो 4 दिसंबर 1888 में जो है वकालत की पढ़ाई करने के लिए, वकालत यानी कि वकील बनने के लिए जो है ये कहाँ चले गए? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी चले गए, जो कि लंदन में है। लंदन यूनिवर्सिटी कहाँ होगा? लंदन में। और लंदन कहाँ है? ब्रिटिश सरकार कहाँ से आई थी? इंग्लैंड से। ठीक, तो इंग्लैंड में जो है लंदन है, और लंदन में ये चले गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए। तो इन्होंने कब लंदन गए? तो ये गए थे लंदन 4 दिसंबर, 4 दिसंबर, इसी लिख देते हैं, समझ जाइएगा। और 1988 ईस्वी था। ठीक, 1888 ईस्वी, 1888 ईस्वी में जो है कहाँ चले गए? लंदन पढ़ने के लिए। पढ़ाई कौन सी थी? तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए जो ये लंदन चले गए थे। और इनकी जो है अभी शादी हो चुकी थी। 1888 हो रहा है, तो इस टाइम इनकी जो है शादी हो चुकी थी। और बड़े ही रईस परिवार के थे। सोचो उस टाइम, जिस टाइम देश आजाद भी नहीं था, उस टाइम ये गए थे लंदन पढ़ने के लिए। समझिए कितने बड़े घर के होंगे ये,
कितने बड़े अमीर होंगे। लंदन पढ़ने के लिए चले गए और वहां जाकर के इन्होंने वकालत की पढ़ाई की। 1883 ईस्वी में जो है कम ही उम्र में इनका जो है विवाह हो चुका था। किससे? कस्तूरबा जी है यहाँ पे। 1883 ईस्वी में जो है इनका जो विवाह कस्तूरबा जी से हो गया था। और पढ़ाई करने के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन कब गए? 1888, मतलब विवाह के 7 साल के बाद ये लंदन गए थे पढ़ाई करने के लिए। ठीक। और उसके बाद जब इनका विवाह हो गया तो लंदन भी चले गए। लंदन से फिर पढ़ के आए तो यहाँ क्या हुआ कि कमरून में उनका विवाह हो गया। किससे? कस्तूरबा से, जो स्वाधीनता संग्राम में, भारत में संग्राम हुआ था, स्वाधीनता संग्राम, उनमें कदम से कदम मिलाकर चली थी। कौन? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के जीवन में जो है दक्षिण अफ्रीका के प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है। अब यहाँ देखिए भाई, दक्षिण अफ्रीका ये कब से कब तक रहे, यहाँ पर ब्लू पेन से दिखा देते हैं। 1893 से 1914 ईस्वी तक जो है ये दक्षिण अफ्रीका प्रवास में बिताए। ठीक। ये प्रवास मतलब समझते, विदेश में जाकर के रहना। तो ये जो है इतने समय तक 1893 से 1814 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और वहाँ इन्होंने अपना आवास किया। ठीक। वहाँ जो ये अपने रहे और क्या हुआ कि वहीं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया था। यहाँ जो है अंग्रेज क्या कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका में कि कुछ काले लोगों पर जो है जुर्म कर रहे थे। ठीक। जुर्म करना मतलब समझते हो? उस पर लाठी चार्ज, कर नहीं देना, कर समझते हो? टैक्स नहीं देता था तो फिर टैक्स के लिए लाठी चार्ज, मतलब बार बार लाठी चार्ज, गोलियों से किसी को मार देना, किसी को कुछ करना, किसी को। तो यहीं पर जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है ये क्या किए थे? अंग्रेजों के खिलाफ जो है अहिंसा का जो इन्होंने रास्ता चुना था, अहिंसा और सत्य और अहिंसा का पहला प्रयोग इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। ठीक। दक्षिण अफ्रीका में पहला प्रयोग किया और वहां पर से अंग्रेजों के खिलाफ ये हो गए। अंग्रेज तो उस समय हमारे देश में भी भरे पड़े थे। तब ये क्या 1915 में ये गांधी जी कहाँ लौट आए? भारत। ठीक। और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। 1915 में भारत आए और आंदोलन पर आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए। 1920 से जो है ये आंदोलन स्टार्ट करते, मतलब आए फटाक से स्वाधीनता संग्राम में नहीं कूद गए। 1-2 साल तक ही इन्होंने क्या किया, फिर साबरमती नदी के किनारे जो है अपना कुटिया बना करके, गुजरात में ही अपना कुटिया बना करके, कहाँ? साबरमती किनारे, साबरमती आश्रम आप नाम सुने होंगे, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम तो आप सुने हैं। साबरमती नदी थी। ठीक। उसी के किनारे जो ये कुटिया बनाए, उसी कुटिया को साबरमती आश्रम कहा गया। ठीक। तो साबरमती आश्रम में जो है इन्होंने 1-2 साल तक इन्होंने यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया। ठीक। देश को समझा, देश में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। फिर ये कहाँ को स्वाधीनता संग्राम में, यानी कि आंदोलन करना स्टार्ट किए थे। उसके बाद तो आजादी की लड़ाई में उन्होंने सत्य का प्रयोग किया। अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। ये तो भाई बच्चा बच्चा जानता है कि सत्य और अहिंसा के राह पर गांधी जी चले थे। ठीक। और यही उनका सबसे बड़ा हथियार था। उन्होंने स्वराज की मांग की, अछूतोद्धार का काम किया। अछूतोद्धार मतलब अछूत का उद्धार। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या जातिवाद पर किया, तो ये अछूत जातिवाद पर एक हमने पढ़ाया, तो वो क्या है? अछूत है। ठीक। उसी प्रकार से अछूत मतलब समझते हो? अछूत जिसको छुआ ना जा सके, मतलब जिसको जो है समाज में छीन नजर से देखा जाए, तुच्छ नजर से देखा जाता है, उसे ही अछूत कहा जाता है। ठीक। तो अछूतों का उद्धार किए इन्होंने। ठीक। लेकिन उद्धार पूरी तरह से अभी तक भी नहीं हुआ है। सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया। ठीक। कौन सा कार्यक्रम चलाया? सर्वोदय का। ठीक। स्वदेशी का नारा दिया। किसका नारा दिया? स्वदेशी का। समाज में व्याप्त ऊंच नीच, जाति धर्म के विभेदक भाव को मिटाने की कोशिश की और अंततः अंग्रेज की गुलामी से भारत को आजादी दिलाई। उस टाइम जो भारत आजाद हो गया, गांधी जी को, हालांकि गांधी जी अकेले ही नहीं भारत को आजादी दिलाई, इसमें कई हमारे जो सेनानी थे, संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, वो मारे गए। और वो मारे गए तो उसी टाइम जो है हमारे उस टाइम के सबसे पहले जो थे सुभाष चंद्र बोस जी, वो थे गरम दल के नेता। और उनको जो है जब मार दिया गया तो पूरे गरम दल जो है अंग्रेजों पर टूट पड़े, पीटने लगे, जहां तहां गोली मारने लगे। तब अंग्रेजों ने जो है
भारत को आजाद किया, वैसे अंग्रेजों ने जो है 1948 में भारत को आजाद करने का ऐलान किया था। लेकिन कारण यह हुआ कि गरम दल पूरा टूट पड़ा और जहां तक अंग्रेजों को मारने लगा, तो इसलिए जो है अंग्रेजों को मारकर भगाया गया था। तो इसका देखिए गांधी जी के बारे में जो पहले था आजादी मिल गई थी, ठीक। अब देखिए गांधी जी को रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा कहा, वो भी लिख दिया है मैंने कि गांधी जी को रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा कहा, ठीक। यहाँ क्वेश्चन बनेगा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने, ठीक। इसके बाद देखिए उन्हें बापू, राष्ट्रपिता आदि का कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है, पूरे राष्ट्र जो याद करता है, पूरे देश याद करता है। गांधी जी ने हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि पुस्तकें लिखी, और भी अनेक पुस्तकें थी, लेकिन 2 पुस्तक अभी दिया गया है। जिन्होंने हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिकाएं भी संपादन की। पुस्तक ये कौन कौन सी लिखी थी, जगह तो नहीं बचा भाई, ध्यान से सुन लीजिए। कौन कौन पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज, ठीक, पेन निकाल करके लिख लीजिए कॉपी पे, हिंद स्वराज, और क्या लिखे थे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये 2 पुस्तक यहाँ पर दिया हुआ है आपके लिए, ठीक। और इन्होंने हरिजन और यंग इंडिया नामक पत्रिका को प्रकाशित किया था, हरिजन और यंग इंडिया, ठीक। उनका पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित था। किनका, गांधी जी का। उन्होंने हरिजन, यंग इंडिया को प्रकाशित कर दिया। संस्कृति, राजनीति तथा सामाजिक और आर्थिक पक्षों पर खूब लिखा। महात्मा गांधी ने संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक पक्षों पर बहुत लिखे थे, बहुत पुस्तकें लिखे, ठीक। इसके बाद उन्होंने क्या किया, और उनके प्रयोग के द्वारा भारतवर्ष को फिर से एक उन्नत और गौरवशाली राष्ट्र बनाने की कोशिश की। हालांकि अभी तक उतना नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश इन्होंने की। 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली में एक सिरफिरे ने इनकी हत्या कर दी। सिरफिरे कौन था, तो नाथूराम गोडसे थे। यह एक सिरफिरा था जो बेचारा इसका हत्या कर दिया था। लेकिन इनको जो है ना, इनको सिफारिश दे गई थी शायद जिन्ना को मारने के लिए, क्योंकि वही पाकिस्तान को लेकर के बार बार चिल्ला रहा था। इन बेचारा को लगता है फोटो ही दूसरा देख लिया था और आराम से आकर के गांधी जी को गोली मार दिया, ठीक। और गांधी जी को गोली मारने के बाद गांधी जी आराम से स्वर्ग सिधार गए। तो इनकी मृत्यु कब हो गई, 23 जनवरी 1948 ईस्वी को। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाता है। और गांधी जी की जो जन्मदिन है उसी के आधार पर क्या मनाया जाता है, गांधी जी के जन्मदिन को जो है किस नाम से भी मनाया जाता है अलग से, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। देखिए क्या लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। आगे चलिए, शिक्षा और संस्कृति जैसे विषय पर यहाँ हरिजन, यंग इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रों के अग्रलेखों से संकलित संपादित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं इस चैप्टर में, ठीक। इस पाठ में उनके क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन के अनुरूप वास्तविक जीवन में उपयोगी व्यवहारिक दृष्टिकोण और विचार हैं। इस पाठ में क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन, ठीक, इसके अनुरूप जो है वास्तविक जीवन में उपयोगी व्यवहारिक दृष्टिकोण और विचार है, जिनके बल पर आत्मा, बुद्धि, मानस एवं शरीर के संतुलित परिष्कार के साथ मनुष्य के नैतिक विकास के लिए जरूरी प्रेरणाएं हैं। गांधी जी की शिक्षा और संस्कृति की परिकल्पना निरी सैद्धांतिक नहीं है। गांधी जी की जो शिक्षा और संस्कृति की जो परिकल्पना है वो जो है निरी सैद्धांतिक नहीं है, वह जटिल और पुस्तकीय भी नहीं है। ये जो शिक्षा और संस्कृति रचना है वो ज्यादा जटिल भी नहीं, ज्यादा भारी भी नहीं है, मतलब ज्यादा जकरा हुआ नहीं है, और ज्यादा जो है ये क्या पुस्तकीय भी नहीं, ये पुस्तकीय भी नहीं है, ठीक। बल्कि हमारे साधारण दैनिक जीवन व्यवहार से गहरे अर्थों से जुड़ी हुई है, हमारे जीवन व्यवहार से जुड़ी हुई ये शिक्षा और संस्कृति चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली यहाँ तक हमने आपको बताया, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो अब चैप्टर को स्टार्ट किया जाए, आप लोग बोलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 3 पेज का है, ठीक, काफी कम समय में आज हो जाएगा क्लास। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मेन चीज तो बता दिए, ठीक। अब चैप्टर से निकलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने के लिए चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तक आप क्लास किए हो तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट में बता दीजिएगा आज का क्लास कैसा है, ठीक। तो चलिए भाई लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को।
देखिए क्या है, अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। क्या? अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त मतलब सबसे अच्छी और बढ़िया शिक्षा है। ठीक, वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। मतलब ये जो शिक्षा और संस्कृति है, ये बच्चों को मिलने वाली ज्ञान जो होती है कोचिंग में, स्कूलों में, इससे होने वाली ये शिक्षा नहीं है। ये शिक्षा उससे कोचिंग, स्कूलों, पुस्तकों से नहीं मिलेगी। ये शिक्षा आपके दैनिक जीवन से, आपके दैनिक दिनचर्या से मिलेगी, आपके आसपास के समाज से मिलेगी ये शिक्षा। ठीक, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चों को वह वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करके उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियां छुपी है। मतलब कहने का मतलब कि ये जो है हमारे सामाजिक वातावरण, इसमें बच्चों को ये नहीं सिखाया जाएगा कि वर्णमाला क्या है। इसमें तो बच्चों को सीखना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा कि सामाजिक माहौल क्या है। ठीक, इसमें बच्चों को यह नहीं सिखाना जाना चाहिए क्या कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में कौन कौन सी शक्तियां छुपी हुई है। ये बातें नहीं सिखाई जाती है इसमें। ठीक, किसमें? सामाजिक वातावरण में। ठीक, सोशल सोशल पर्यावरण कर लीजिए भाई, हमको तो इंग्लिश ज्यादा नहीं आती है। तो सामाजिक वातावरण में जो है कौन कौन सी शक्तियां छुपी है उसके बारे में बताया जाता है। ठीक, शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम से प्रेम से घृणा को, मतलब जीवन संग्राम में जो है बालक प्रेम से घृणा को साइड कर दे। ठीक, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। मतलब देखिए, प्रेम से जो है जो काम कहने आप सुनने होंगे, जो काम जबरदस्ती नहीं होता है, प्रेम से वो काम करवाया जाए तो आसानी से हो जाता है। ठीक, और वही बात असत्य से नहीं होकर के असत्य पर कहने का अर्थ कि जो प्रेम होता है, जो हिंसा होता है, उस पर जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? हिंसा पर जीत प्राप्त करने के लिए जो है भाई लोग कष्ट और सहन को सहना पड़ेगा, कष्ट को सहना पड़ेगा। ठीक, हिंसा पर जीत प्राप्त करने के लिए। और घृणा से बचने के लिए, घृणा पर जीत प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? घृणा को जीतने के लिए प्रेम को अपने अंदर लाना पड़ेगा और असत्य को जीतने के लिए सत्य बोलना पड़ेगा आपको। सत्य मतलब समझते हो, सच सच बात। ठीक, तो ये बातें होती है कि इसमें सामाजिक शिक्षा में। ठीक, जो हमारे सामाजिक वातावरण की जो शिक्षा है ऐसी होनी चाहिए। इस सत्य का बल अनुभव करने के कारण ही मैंने सत्याग्रह संग्राम के उत्तरार्ध में पहले टॉल्स्टॉय फॉर्म में और बाद में फिनिक्स आश्रम में बच्चों को इसी ढंग की तालीम देने की भरकस कोशिश की थी। मतलब ये जो गांधी जी जो आश्रम कुछ बनाए थे और अपने 2-3 जगह बच्चों को जो जब पढ़ाए तो वहां पर इन्होंने ज्यादातर किस पर ठोस दिया? सत्य पर। ठीक, और सत्य पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया। सत्य, बच्चों से सत्य बोलना सिखाया, सत्य पर जीत, असत्य पर जीत पाने के लिए सत्य को बोलना सिखाए, घृणा पर जीत पाने के लिए किया प्रेम की लीला इन्होंने बताए। ठीक, तो ऐसी जो इनकी कोशिश रही, ये उन्होंने ऐसी कोशिश की जो इनकी कोशिश रहनी चाहिए। अब गांधी जी की राय में क्या है कि मेरी राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियों अर्थात हाथ, पैर, आंख, कान, नाक वगैरह यानी कि और इधर उधर का जो इंद्रियां हैं के ठीक ठीक उपयोग और तालीम के द्वारा ही हो सकती है। मतलब जब हम आंख, पैर, नाक, कान इत्यादि जितने भी हमारे इंद्रियां हैं उन सब का जो है हम अगर पूरी तालीम से, पूरी अच्छे तरीके से अगर हम उसका अनुशासन करें, उसकी जो उपयोगिता है उसका उपयोग करें पूरे अनुशासन के साथ, तब जो है हमें जो है अच्छी शिक्षा मिलती है। ठीक, दूसरे शब्दों में क्या, तो बच्चों द्वारा इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। मतलब इंद्रियों का जो बुद्धिपूर्वक उपयोग है बच्चों में विकास का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक, ये कहते हैं गांधी जी। परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ साथ आत्मा की जागृति भी उतनी ही नहीं होगी तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांगी वास्तु की साबित होगी। मतलब अगर ये सब विकास हो रहा है बच्चों में, पूरा अपने शरीर को कंट्रोल किया है, ठीक, और उसके साथ साथ वो अपनी आत्मा के बारे में नहीं जानेगा तो ये सारी बुद्धि, ये सारा ज्ञान जो है एक तुच्छ मतलब घटिया सा हो जाएगा। घटिया मतलब समझते हो, अच्छा नहीं होगा। मतलब वो जो ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक,
अब देखिए, आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का मतलब क्या है? यहाँ क्वेश्चन आएगा कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का मतलब क्या है? हृदय की शिक्षा। ये क्वेश्चन भाई ऑब्जेक्टिव में आया है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का मतलब क्या है? हृदय की शिक्षा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या बोलते हैं, इसीलिए मस्तिष्क का ठीक ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा होती रहे। ठीक, ये सब बातें अविभाज्य है, अविभाज्य है। ठीक, ये सब बातें जो अविभाज्य मतलब इस सब बातों को बांटा नहीं जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार यह मान लेना कुतर्क होगा कि उनका विकास अलग अलग या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा बात नहीं होगा, बहुत ही कुतर्क होगा कि उनका जो विकास है, उस बच्चे का विकास जो है अलग अलग इंद्रियों द्वारा, अलग अलग उपायों द्वारा किया जा सकता है, स्वतंत्र रूप से, बिना बिना गुलामी के। ठीक, स्वतंत्र रूप से मतलब क्या? बिना गुलामी के, या फिर कहिए आजाद। ठीक, तो आजादी रूप से वो सभी का उपयोग करे, अलग अलग कामों में अलग अलग उपयोग करे। तो ऐसा क्या है कि ऐसा करने से जो है पूर्ण विकास नहीं होगा। ठीक, शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, गांधी जी का शिक्षा से क्या अभिप्राय है? बच्चे और मनुष्य का शरीर बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। ठीक, बच्चे और मनुष्य का शरीर जो है बुद्धि और आत्मा से, ठीक, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए बच्चे और मनुष्य के शरीरों से। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं। पढ़ना लिखना जो है शिक्षा का अंत नहीं है, वह आदि भी नहीं है। न आदि है पढ़ना लिखना और न ही पढ़ना लिखना का अंत है। पढ़ाई लिखाई का न ही अंत है और न ही आदि है। जहां तक आप पढ़ना लिखना चाहे वहां तक पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी दुविधा वाली बात नहीं है। वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। क्या? पढ़ाई लिखाई, वह एक साधन है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। साक्षरता जो है कोई शिक्षा नहीं है। साक्षरता क्या शिक्षा है? नहीं, साक्षरता शिक्षा नहीं है। इसलिए तो मैं बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह करूंगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। मतलब जब वो अपने पैर पर खड़ा होना स्टार्ट कर दे बच्चा, तो हो सके कि अपनी बुद्धि से एक बहुत बड़ा काम कर दे। ऐसी जो योग्यता होनी चाहिए, ऐसा योग बनाना चाहते हैं गांधी जी उस बच्चे को। ठीक, ऐसी योग्यता देना चाहते हैं। ठीक, मेरे मतानुसार, गांधी जी के मतानुसार इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास होता संभव है। मतलब कॉपी किताब से ज्यादा जो है सामाजिक शिक्षा से जो क्या है कि सामाजिक वातावरण की शिक्षा से जो है बच्चों का क्या है, बच्चों का जो विकास होता है वो अत्यधिक विकास संभव है। ठीक, मस्तिष्कों का, बच्चों के मस्तिष्कों का जो है अत्यधिक विकास संभव है। इतना ही बात है कि आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी। जो अब ये कहते हैं कि अब जो शिक्षा सिखानी पड़ेगी वो यांत्रिक ढंग से नहीं, यंत्र के ढंग से नहीं, उसे जो वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिस्टिक ढंग से जो है उसे सिखानी पड़ेगी। साइंटिस्ट तो मालूम है, साइंस के ढंग से जो है उसे सिखानी पड़ेगी उस बच्चों को अभी की शिक्षा। उसके बाद ही जो है उसके अंदर जो है क्या आएगा? शिक्षा आएगा। ठीक, पढ़ाना पड़ेगा उस ढंग से। ठीक, उस ढंग से सिखानी पड़ेगी। अर्थात बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। प्रत्येक प्रक्रिया का जो क्या कारण है हर एक काम का, वो कारण जानना चाहिए। ये चाहते हैं गांधी जी के बच्चों में ये गुण हो कि जो भी घटना घटे वो घटना किस कारण से घटा ये वह तुरंत पता कर ले। ठीक, इसके बाद क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा की जाए। मतलब किसी कोई कंपनी हो, उस कंपनी के द्वारा जो है सभी शिक्षा की जाए, ना कि बिना कंपनी के, बिना उद्योग के, बिना धंधे के कोई भी शिक्षा आगे बढ़ाया जाए। ठीक, मतलब शिक्षा में कहने का मतलब है कोई भी काम स्टार्ट करे। ठीक, ये कहते हैं वो, और इससे देश का विकास भी हो जाएगा, देश भी आगे बढ़ने लगेगा। ठीक, आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र या और अपना काम अपने आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने व गृह मूल सिद्धांत शामिल हो।
इस शिक्षा में क्या क्या शामिल होना चाहिए? गांधी जी के द्वारा जो शिक्षा बताई जा रही है उसमें क्या क्या? शिक्षा में सफाई, प्रारंभिक शिक्षा में क्या होना चाहिए? सफाई, ठीक। दूसरा तंदुरुस्ती, मतलब हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहिए। भोजन जो है भर पेट खाना चाहिए, ठीक। भोजन भर पेट खाने के साथ साथ अपना काम जो है अपने आप कर लेना चाहिए, और माता पिता का जो काम होता है, माता पिता जो काम कर रहे हैं उसमें भी जो है हाथ बटाना चाहिए, उनका मदद करना चाहिए, ठीक। ये सब शामिल है गांधी जी के शिक्षा में। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता। अभी के जो लड़के हैं उसमें जो है स्वच्छता यानी कि सफाई करने का कोई जो है स्वाभिमान, मतलब उसका दिमाग नहीं होता है कि सफाई किया जाए या फिर नहीं किया जाए, उसका मन नहीं करता है, ठीक। और वे शरीर से कमजोर होते हैं। शरीर से, आजकल के लड़के क्या होते हैं? शरीर से कमजोर होते हैं। इसीलिए मैं संगीत में कवायद के जरिए आपको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिलवाऊंगा। मतलब ये जो है शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए कह रहे हैं, ठीक। इस प्रकार कटाई और धुनाई, कटाई और धुनाई क्या है? चक्री पर जो कपड़ा बनाया जाता था, चक्री जो होता था मतलब चरखा, हाँ, चरखा पर जो कपड़ा सिला जाता था, कपड़ा बनाया जाता था, उसे ही उसमें कटाई और धुनाई दोनों होती थी। तो इस प्रकार कटाई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में कल्पना यह है कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति को अग्रदूत बने। क्या? यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति के अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हो। मतलब इनका सीधा डायरेक्शन कहाँ जा रहा है? उद्योग में, ठीक। कहाँ जा रहा है? उद्योग में, कंपनियां चलाने में, ठीक। तो इनका जो है डायरेक्ट मतलब कोई काम करे बच्चा और उसी से उसको जो है ज्ञान मिले, इनका सीधा डायरेक्शन उधर जा रहा है, ठीक। तो कल्पना है इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा। बात तो सही है भाई, इससे जो नगर भी अच्छा हो जाएगा और गांव भी अच्छा हो जाएगा, ठीक। गांव और नगर दोनों जो है अच्छे होते जाएंगे, दोनों में विकास होगा, ठीक। इसके बाद क्या होगा? और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों का भी दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। तो समाज में जो कुछ बुराइयां छिपी हुई है वो बुराइयां भी चली जाएगी, जैसे घूसखोरी हो गया, उसके साथ साथ हो गया मतलब किसी को लूट लेना, किसी को क्या करना कि उस पर दबदबा बनाना, ये सारी समाज में बुराइयां देखने को मिलती है। तो इस बुराइयों का भी अंत होगा। जैसे कर्ज लिए हैं किसी से, तो अगर कर्ज नहीं चुका पाया तो उसका जमीन हड़प लेना, घर हड़प लेना, ये सभी बुराइयां होती हैं हमारे समाज में। ये सारी बुराइयों को जो है दूर किया जा सकता है, इन सारी बुराइयों को, अगर ऐसी शिक्षा आए। ऐसी शिक्षा क्या? उद्योगों की शिक्षा, ठीक। ग्रामोद्योगों की शिक्षा, गांव में जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं वो उद्योगों की शिक्षा आए तो ऐसे ऐसे जो बीमारी बुराइयां हैं समाज में, उस बुराइयों को दूर किया जा सकता है, ठीक। इससे हमारे देहातों का दिन दिन बढ़ने वाला ह्रास रुक जाएगा। ह्रास मतलब क्या? हानि रुक जाएगी। कहाँ का? देहातों का। देहातों का मतलब समझते हो? गांव का, ठीक। और एक दिन ऐसी अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियादी पड़ेगी जिसमें गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेद न हो और हर एक के लिए गुजर के लायक कमाई और स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन हो। मतलब हर आदमी जो है अपने गुजार के लिए, अपना जो है जीवन चलाने के लिए खुद कमा करके अपना जीवन गुजार सकता है, अगर ऐसी शिक्षा आई तो, ठीक। अपना जो है जीवन गुजार सकता है। और यह सब किसी भयंकर और रक्त रंजित वर्ग युद्ध अथवा बहुत भारी पूंजी के व्यय के बिना भी हो जाएगा। छोटा मोटा उद्योग है तो ना ही इसमें मारकाट होगा और ना ही ज्यादा रुपया लगेगा, कम ही रुपया में जो है ये छोटा मोटा उद्योग चला लेंगे और यही छोटा मोटा उद्योग चला करके जो है ये अपना जो है जीवन गुजार सकते हैं, पूरा जीवन, ठीक। तो गांधी जी के कहने का मतलब यह है। भारत जैसे विशाल देश का यंत्रीकरण किया गया तो इन दिनों बातों में से तो एक तो जरूर होगी। मतलब इन दिनों दोनों बातों में से एक जरूर होगी कि या तो उद्योग लाया जाए या फिर बहुत बड़ा कंपनी बैठाया जाए, ठीक। तो अगर भारत का यंत्रीकरण हो, लेकिन भारत इतना बड़ा विशाल देश है, इसका यंत्रीकरण करने में भी बहुत कठिनाइयां आ सकती है, ठीक। मेरी योजनाओं में विदेशों से मंगाई हुई मशीनरी या वैज्ञानिक और यांत्रिक दक्षता पर भी लाचार होकर निर्भर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी बात यह है कि बड़े बड़े विशेषज्ञों की बुद्धि की जरूरत न होने के कारण एक तरह से जनसाधारण के भाग्य का निपटारा उन्हीं
स्वयं उन्हीं के हाथ में रहेगा। मतलब अपने भाग को जो कोसते रहते हैं लोग, वो अपने भाग को जो है खुद अपने भाग को अच्छा कर सकते हैं, अपने जो आने वाली पीढ़ी को जो है बहुत ही अच्छे दिन देख सकते हैं, ठीक, अपने आगे आने वाली पीढ़ी का, ठीक। और उस पूरा भाग जो है उनके हाथ में आ जाएगा, गरीब हो या फिर अमीर हो, पूरा भाग उनके हाथ में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है पूरा अपना भाग जो है अपने हाथ में रख लेगा, ठीक। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो जब भारत को स्वराज मिल जाएगा तब शिक्षा का क्या ध्येय होगा, क्या भय रहेगा, कोई भय नहीं रहेगा। चरित्र निर्माण भी हो जाएगा। मैं साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास कराने की कोशिश करूंगा। यानी कि ये जो कहते हैं साहस भी रखो अपने अंदर, बल भी रखो, सदाचार भी रखो और बड़े लक्ष्य को पाने के लिए जो है मेहनत करते रहो, ठीक। यह साक्षरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। किताबी ज्ञान तो बस उसे बड़े उद्देश्य का एक साधन मात्र है। जो बड़ा लक्ष्य है उस बड़ा लक्ष्य को पाने का एक साधन मात्र है, क्या, किताबी ज्ञान। लेकिन सामाजिक ज्ञान जो है वो बड़े लक्ष्य को पा लीजिएगा, ठीक। इतना हो गया। और सबसे बड़ा लक्ष्य जो है समाज ही है, ठीक। और समाज में जब सुधार हो जाएगा तो शिक्षा तो अपने आप चरम सीमा पर आ जाएगा। लेकिन हमारे भारत जैसे देश में जो है, और उसमें भी बिहार में, शिक्षा में अभी बहुत ही पीछे है शिक्षा, ठीक। तो शिक्षा को थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा, ठीक। और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई 10th तक करते हैं और बेचारे की ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनको 10th के बाद या फिर इंटर के बाद जो है पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो ऐसा नहीं करना है, कि जितना हो सके पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई जीवन भर नहीं रुकती है, ठीक। तो पढ़ना लिखना जीवन भर चलता रहता है। तो आप लोग जैसे हो पढ़ाई करते रहिए और सामाजिक दिनचर्या को जरूर पढ़िए। समाज में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है इसको पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा। मेरा ख्याल है, गांधी जी का क्या ख्याल है, गांधी जी का ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण में हम सफल हो जाएंगे तो समाज का काम आप संभाल लेगा, अपने आप जो है व्यक्ति संभाल लेगा, ठीक। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथों में समाज के संगठन का काम मैं खुशी से सौंप दूंगा। समाज के संगठन का जो काम है वो गांधी जी खुशी से सौंप देंगे उसके हाथ में, ठीक। जिसके हाथ में जो है ये विकास हो जाएगा। कैसा विकास, समाज को पढ़ने का विकास, ठीक। मैं चाहता हूँ कि उस भाषा, यानी कौन सी भाषा, अंग्रेजी में, इसी तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार भरा पड़ा है उसे राष्ट्र अपनी देसी भाषाओं के द्वारा प्राप्त करे। मतलब हमारी देसी भाषा क्या है, हिंदी। तो अंग्रेजी भाषा में जो भी ज्ञान भरा पड़ा है उसको जो है किस भाषा में हमको प्राप्त करना है, हिंदी भाषा में। तो अंग्रेजी से हिंदी में जो अनुवाद किया जाएगा तो उसके लिए एक अनुवाद के लिए तो पढ़ाई करना है। तो उस पढ़ाई के लिए जो है एक साधन आता है जिसको पढ़ाई लिखाई कहते हैं अभी के समय में, ठीक। और जब उसे अंग्रेजी से अनुवाद करके हिंदी में लाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, शिक्षा। और उससे ही क्या मिलते हैं, हम लोगों को ज्ञान मिलता है, ठीक। तो जो कोई भी पूरे दुनिया में जिस जिस भाषा में लिखी गई है बुक है, ठीक, पुस्तकें, तो उस सभी पुस्तकें को जो है हमें अपनी भारतीय भाषा में जो है अनुवाद करके पढ़ना चाहिए ताकि कुछ ज्यादा समझ में आए, ठीक। और हम पढ़ने पर जो है हमारे अगल बगल में जो लोग बैठे रहेंगे तो अपनी भाषा रहेगी तो अपने लोग ज्यादा समझेंगे, ठीक। अब देखिए ऐसा हो जाएगा और ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मुझे रविंद्रनाथ की अपूर्व रचनाओं की खूबियां जानने के लिए बांग्ला सीखने की जरूरत नहीं है। मतलब रविंद्रनाथ की जो भाषा थी वो बांग्ला थी, क्योंकि रविंद्रनाथ बांग्लादेश, अभी फिलहाल जो बांग्लादेश है वहां पर जो है रविंद्रनाथ की जन्म हुई थी और वहीं पर उनका निवास स्थान भी था, जो फिलहाल अभी बांग्लादेश है, ठीक। तो बांग्लादेश की ये निवासी थे, लेकिन उस टाइम तो बांग्लादेश नहीं बना था, उस टाइम पश्चिम बंगाल था, डायरेक्ट बंगाल था। तो बंगाल में बंगाली चलता था, तो बंगाली सीखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसे जो है हिंदी में कन्वर्ट किया जा सकता था, ठीक। हिंदी में कर अनुवादित इनको वो मुझे अच्छे अनुवादों से मिल जाती है, कौन, बांग्ला भाषा, ठीक। बांग्ला भाषा अच्छे अनुवादों से मिल जाती है। गुजराती लड़कों और लड़कियों को टॉल्स्टॉय की छोटी छोटी कहानियों से लाभ उठाने के लिए रूसी भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि उसे जो है रूसी भाषा की अनुवाद मिल जाती है। क्यों, तो वे अच्छे अनुवादों के जरिए सीख सकते हैं। जो रूसी भाषा का अनुवाद हो जाएगा
तो अच्छे अनुवाद के जरिए वो रूसी भाषा का अनुवाद यानी कि हिंदी में हो जाएगा तो अच्छे से सीख सकते हैं, और गुजराती में हो जाएगा तो वो अपने गुजराती भाषा में अच्छे से सीख सकते हैं। अंग्रेजों को यह गर्व है कि संसार में जो उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है वह प्रकाशित होने के एक सप्ताह के भीतर सीधी सादी अंग्रेजी में उस राष्ट्र के हाथों में आ जाता है। शेक्सपियर और मिल्टन ने जो कुछ सोचा या लिखा है उसके उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत क्यों हो। मतलब जो शेक्सपियर और मिल्टन जो लेखक हुए वो सब क्या करते थे, जो पूरे दुनिया में जो बुक आती थी उन बुकों का अनुवाद कर देते थे। ठीक, अनुवाद कर देते थे तो उन लोगों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ने को मिल जाता था। अंग्रेजी भाषा में पढ़ने को मिल जाता था तो उन लोगों को थोड़ी ना दूसरे भाषा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वे लोग दूसरी भाषा सीखना जल्दी नहीं चाहते थे। जैसे हम लोग आप लोग अभी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं क्योंकि वो अंग्रेजी में ही पूरा अनुवाद, पूरी दुनिया के उपन्यासों का अनुवाद कर लिए, साहित्यों का, और फिर क्या किए अंग्रेजी में अनुवाद कर लिए तो सभी बातें समझने लगे, कहाँ किस दुनिया में किस देश में कौन सा कल्चर जान गए और उस देश में जाकर के ये अपना कल्चर थोप पाए। ठीक, तो इन यहाँ जो अनुवाद कर रहे थे कौन कौन, शेक्सपियर और मिल्टन। ठीक, ये दोनों जो है अनुवाद करने वाले लेखक का नाम है। ठीक, कुछ सोचा या लिखा है, क्या बोले इन्होंने कि शेक्सपियर और मिल्टन ने जो कुछ सोचा या लिखा है उसके उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत क्यों हो। यह अच्छी मितव्ययता होगी यदि हम विद्यार्थियों का एक अलग वर्ग ऐसा रख दे जिसका काम यह हो कि संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं में से सीखने की उत्तम बातें वह जान ले और उसके अनुवाद देसी भाषाओं में करके देता रहे। ये जो है एक वर्ग बनाया जाए, वर्ग मतलब समझते हो, क्लास। ठीक, मतलब हर एक स्कूल में एक ऐसा क्लास बनाया जाए, एक ऐसी कक्षा बनाया जाए जिसमें वैसे विद्यार्थी जाना चाहेंगे जो विदेशी जो पुस्तकें हैं उसका अनुवाद कर करके देसी भाषाओं में देंगे। ठीक, यह बात मेरे विचार में नहीं आ सकती है कि हम कुपमंडुक बन जाए। कुपमंडुक मतलब समझते हो, कुपमंडुक, तो कुपमंडुक बन जाए ये हमारे विचार में नहीं है, यानी कि कुएं का मेढक। कुपमंडुक मतलब क्या, कुएं का मेढक। हम कुएं का मेढक मतलब कुआं, मेढक क्या करता है, कुआं में रहता है तो मेढक समझता है क्या, जो दुनिया जो है इतनी ही बड़ी है। ठीक, कुआं में मेढक रहता है तो क्या समझता है, दुनिया इतनी ही बड़ी है। जब कुआं से बाहर आता है देखता है भाई दुनिया इतनी बड़ी है, तो उससे जब तक वो कुआं में है तो कुआं इतना ही उसको दुनिया दिखेगा, कुआं से बाहर आएगा तो उसे बहुत बड़ा दुनिया दिखेगा। उसी प्रकार कहते हैं कि यह बात हमारे विचार में नहीं आ सकती कि हम कुपमंडुक बन जाए, यानी कि हम कुएं का मेढक बन जाए या अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ले। ठीक, कुआं में तो चारों ओर दीवार रहता है तो या अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ले, ये नहीं हो सकता। मगर मेरा नम्रता पूर्वक यह कथन जरूर है कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए। अपनी संस्कृति को जो है जब कदर कर लेंगे तब दूसरे की संस्कृति को जो है अपनाएंगे। ठीक, पहले तो हरगिज नहीं दूसरे की संस्कृति हाथ माना है। क्या कह रहे हैं, पहले हरगिज नहीं। मेरा दृढ़ मत है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। हमारे भारत की जितनी बड़ी संस्कृति उतनी बड़ी संस्कृति दुनिया में किसी भी देश की नहीं है और इससे अच्छी भी नहीं है। हमारे भारत की संस्कृति से अच्छी भी संस्कृति पूरी दुनिया के किसी भी देश की नहीं है। हमने तो उसे जाना नहीं है, दुनिया की संस्कृति को तो हमने जाना नहीं है, हमें तो उसके अध्ययन को तुच्छ मानना और उसका मूल्य कम करना सिखाया गया है। ठीक, हमने उसके अनुसार जीवन बिताना छोड़ दिया है। उसका ज्ञान हो मगर उस पर अमल न किया जाए तो वह मसाले में रखी हुई लाश होती है। क्या, अगर ज्ञान हो और ज्ञान को बांटा नहीं जाए तो क्या होता है कि मसाले में जो रखी हुई लाश होती है उसके समान हो जाती है, जो शायद दिखने में सुंदर हो परंतु उससे कोई प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त नहीं हो सकती। लाश भले ही देखने में सुंदर हो लेकिन कोई प्रेरणा नहीं मिल सकती उस लाश से और ना ही पवित्रता मिल सकती है। ठीक, मेरा धर्म जहाँ यह आग्रह करता है कि मनुष्य स्वयं अपनी संस्कृति को हृदयान्कित मतलब अपने हृदय में अंकित करे करके उसके अनुसार आचरण किया जाए, क्योंकि वैसा न किया जाए तो उसका परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा।
वहाँ वह दूसरी संस्कृतियों को तुच्छ समझने या उसकी उपेक्षा करने का निषेध भी करता है। मतलब दूसरे की संस्कृति को जो अपना रहे हैं, वो संस्कृति क्या है, वो जो संस्कृति है वो संस्कृति अच्छी नहीं है। ठीक, दूसरे की संस्कृति को अपनाना या फिर दूसरे की संस्कृति को तुच्छ कहना, ये अच्छी बात नहीं है। अपनी संस्कृति को जो है पहले हृदय में अंकित कर लिया जाए, जिससे कि है हृदय में अगर अंकित नहीं किया जाएगा अपनी संस्कृति को, तो समाज का जो है आत्महत्या करना जैसा होगा। ठीक, आगे देखिए, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती, कोई भी संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वो दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती है। कोई भी संस्कृति अगर दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती है तो वो स्वयं जिंदा नहीं रह सकती है। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। आर्य लोग भारत के ही रहने वाले थे या जबरन यहाँ घुस आए थे। क्या कह रहे हैं, आर्य के लोग भारत के ही रहने वाले थे या जबरन यहाँ आगो से थे। ठीक, ये कहते हैं। इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है, कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे जिस बात में दिलचस्पी है वो यह है कि मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आजादी के साथ मिल गए और मौजूदा पीढ़ी वाले हम लोग इस मिलावट की ही उपज हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे घरों के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाए और मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाए। मैं चाहता हूँ मेरे घर की दीवारों की ओर चारों दीवारों खड़ी कर जाए। इसका मतलब समझते हो, मैं नहीं चाहता कि दुनिया हमें छोटी दिखे, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक, मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। पूरी दुनिया की जो संस्कृतियां हमारे देश में आए, ये चाहते हैं ये। ठीक, मगर मैं उनमें से किसी के झोंके में नहीं उड़ जाऊंगा, किसी के झोंके में नहीं उड़ना है, किसी का भी संस्कृति नहीं अपना लेना है। सिर्फ संस्कृति जो है हमारे चारों, पूरी दुनिया की संस्कृति हमारे चारों ओर रहे, लेकिन पूरी दुनिया में किसी भी की संस्कृति हमें नहीं अपनाना है। ठीक, सिर्फ देखना है कैसी संस्कृति है पूरी दुनिया की। मैं चाहूंगा कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा स्त्री पुरुष जितना चाहे अंग्रेजी और संसार की दूसरी भाषाएं सीखे। फिर उनसे यह आशा रखूंगा कि वे अपनी विद्वता का लाभ भारत और संसार को उसी तरह दें जैसे बोस, राय या स्वयं कविवर दे रहे हैं। बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस, राय ये कोई राय थे, नाम भुला रहे हैं भाई, दिमाग में नहीं आ रहा है। एक राजा राम मोहन राय। ठीक, राजा राम मोहन राय और एक कवि थे, वो जो दे रहे हैं संसार को उसी तरह दे। ठीक, लेकिन मैं यह नहीं चाहूंगा कि एक भी भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए। मातृभाषा क्या, हिंदी। तो अपनी मातृभाषा को जो है भूल जाए, ये नहीं चाहते हैं। कौन, गांधी जी। उसकी उपेक्षा करे, उस पर शर्मिंदा हो या यह अनुभव करे कि वह अपनी खुद की देसी भाषा में विचार नहीं कर सकता, अपने उत्तम विचार प्रकट नहीं कर सकता। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, अपना जो धर्म है वह किसी भी जेल का धर्म नहीं है, अपना धर्म स्वतंत्र धर्म है। भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है जिनके हिंदुस्तान पर पैर जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं ही भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। वह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। वह अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा। अमेरिका में जो संस्कृति है वैसा संस्कृति नहीं होगा। हमारे देश की संस्कृति पूरी दुनिया की संस्कृति से अलग है, जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृति को हजम कर लेती है और जिसका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं है, मतलब मिलाने की तरफ नहीं है, बल्कि कृत्रिम और जबरदस्ती की एकता की ओर है। ठीक, तो प्यारे साथियों, आज का चैप्टर खत्म हुआ और ये गद्यांश जो है, गद्यांश भी खत्म हो गया। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।